फ्रेंड्स टू आवर चैनल नीट तैयारी बाय सौरभ प्रजापति। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है कि कैसे मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में पिछली बार जितने भी अटेम्प्ट दिए उसमें मैं कभी भी बायो में 300 के ऊपर नंबर में क्रॉस नहीं कर पाया। 360 में 300 के ऊपर मैं कभी भी नहीं आ पाया। और इस बार जो मैंने अटेम्प्ट दिया उसमें कैसे मैंने 345 मार्क्स गेन किए 360 में, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो बायोलॉजी का 360 मार्क्स का होता है। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या मैंने पिछली गलतियां की थी जिसके कारण मैं नंबर नहीं ला पा रहा था, इस पर मैंने क्या चीजें मतलब कि इम्प्रूव किया, मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्यों असफल हो रहे हैं उस पर चिंतन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आप अपनी कमियों को दूर करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए जो मैंने गलतियां की हैं वो कम से कम 10 में से मान लो हर 8वां रिपीटर ये गलतियां करता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो कई साल रिपीट कर चुके हैं। मैं उनके लिए खासकर बता रहा हूं, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है, कौन कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। और मैं खासकर इस बात में जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ चैप्टर्स, सिलेक्टिव चैप्टर जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। और बाकी आपको चैप्टर कैसे पढ़ने हैं मैं उस पर भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले मैं 11th जो सिलेबस है 11th क्लास का जो नीट में पूछा जाता है मैं उस पर बात करूंगा। तो उसमें पहली जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। काफी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, काफी जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफी जो है क्वेश्चंस आते हैं जो है नीट में, इसलिए इंपॉर्टेंट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 4 चैप्टर हैं इस यूनिट में, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। मैं मेन बात कर रहा हूँ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जो काफी बड़ा चैप्टर है। आप एनसीईआरटी में भी काफी बड़ा चैप्टर है। अगर इसको आपको नोट्स अगर इसको दिए जाएं और अगर फाइलम भी आपको लिखाया जाए, इसमें क्लासेस भी लिखाया जाए, तो ये काफी लंबा चैप्टर हो जाता है। आपको मैं बता दूं, जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो मुझे एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने एनिमल किंगडम में बहुत सारा नोट्स लिखा दिया, कम से कम आधी कॉपी भर गई। देखिए साल भर पढ़ना इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या एग्जाम में ले जा पाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपको आखिरी में 14-15 दिन जब बचे तो आप पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन एवरेज मैं मानता हूं कि ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उसकी मेमोरी में कम से कम मुझे नहीं लगता कि 15 दिन के पहले पढ़ा हुआ कोई भी चीज वो इतना अच्छा कर पाएगा एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भूलने की सबको आदत होती है, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप 14 दिन के अंदर रिवीजन वो चीज करके तब एग्जाम में उतरें। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप आकाश हो, एलन हो, स्केटी हो, किसी भी अन्य कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एनिमल किंगडम के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं, वो भी एनसीईआरटी से आने हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, सभी फाइलम्स को पढ़ के जाएंगे सही से, तो आप यकीनन उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं गलती कर चुका हूं। मैंने ऐसी गलती की, मैं इसको लगा जो सेकंड अटेम्प्ट था मैंने इसको महीने भर पढ़ा कम से एनिमल किंगडम, सारे फाइलम पढ़े, सारे क्लासेस पढ़े, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में मैं रिवीजन भी नहीं कर पाया, एग्जाम में भी नहीं ले जा पाया, इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, उसी को याद कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। अब ये दूसरी यूनिट आ रही है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल। ये 11th का जो सिलेबस है उसकी ये दूसरी यूनिट है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल। इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको नोट्स भी बनाने चाहिए मेरे ख्याल से, और जो है एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। दूसरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें भी नोट्स एनसीईआरटी कर सकते हैं। आपको कोचिंग से जो भी नोट्स मिल रहे हैं उसको भी पढ़िए और एनसीईआरटी भी पढ़िए। एक चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये भी ऐसा ही चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है। इसमें काकरोच आपको पढ़ना है और जो है टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो एनिमल टिश्यू होते हैं उसके बारे में एनाटॉमी आपको पढ़नी है, उसकी पढ़नी है। तो इसमें आपको भी कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप पैटर्न आ चुका है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ काकरोच में एनसीईआरटी पढ़िए, उतना पर्याप्त है। बाकी कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई आप किसी भी कोचिंग में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, सॉरी। और आपकी जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तीसरी यूनिट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमॉलिक्यूल है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें मैं कह रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बाकी कुछ नहीं जाने की। बायोमॉलिक्यूल के लिए मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बाकी जो चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसमें आप नोट्स प्लस एनसीईआरटी कर सकते हैं। आपको मैं तीसरी यूनिट बता रहा हूँ, ये प्लांट फिजियोलॉजी।
प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है ये मैक्सिमम मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन उठाता है, बस बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, मिल्टन न्यूटन है। मिल्टन न्यूटन, फिर मैंने यही गलती की, मैं जब थर्ड अटेम्प्ट में था तो मिल्टन न्यूटन में मुझे टीचर ने नोट्स दे दिए, मैं वो नोट्स ही पढ़ता रहा और मैं आखिरी में एनसीईआरटी तक सही से नहीं पढ़ पाया। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मिल्टन न्यूटन के लिए कोई एनसीईआरटी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। मिल्टन न्यूटन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी। मिल्टन न्यूटन सिर्फ एनसीईआरटी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सिर्फ एनसीईआरटी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपको ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी है, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी ले लीजिएगा, वो बस इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एनसीईआरटी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की थी और बाकी कुछ नहीं किया था। रेस्पिरेशन इन प्लांट नोट्स एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन इन प्लांट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इसमें जो है आपको साइकिल्स भी पढ़नी पड़ेंगी, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी प्लांट नोट्स कर सकते हैं। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पर्याप्त है, कोई कुछ नहीं है इसमें। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, आपको यही सब पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन उठते हैं और बाकी इसमें कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ही पर्याप्त है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप इसमें सारे चैप्टर्स के नोट्स एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यकीन मानिए बहुत लेंथी हो जाएगा, आप आखिरी में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। फिर मैं अगला मैं बता रहा हूँ यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगभग सभी चैप्टर्स की मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप एनसीईआरटी और प्लस नोट्स दोनों कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को आपको एमबीबीएस में जब सेलेक्ट होंगे आप इन्हीं चैप्टर्स को ब्रॉड रूप में पढ़ेंगे, तो इनको आप एनसीईआरटी प्लस नोट्स कर सकते हैं। और हाँ, एक चैप्टर में कहना चाहूंगा, एक चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में ना दिया हो। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैस मेरा सलाह है कि आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग का कुछ पार्ट आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में आप नोट्स ना बनाएं, आप सिर्फ एनसीईआरटी, मेरी सलाह एनसीईआरटी से पढ़िए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। बाकी आप चैप्टर्स के नोट्स बना सकते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ 11th के सिलेबस में। 11th के सिलेबस में सबसे पहली जो यूनिट आती है रिप्रोडक्शन, ये भी काफी बड़ी यूनिट है। इसमें भी मेरी सलाह है कि अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो सके तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एक लाइन याद कीजिए, लाइन आप पढ़िए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर आप इसको नोट्स बनाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ये काफी लेंथी होगा, आखिरी में रिवीजन में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं नोट्स और एनसीईआरटी दोनों पढ़ के मैं इसकी पिछली बार गया था, तो मुझे काफी दिक्कत हुई थी आखिरी में रिवीजन करने, कुछ चीजें रिवीजन हो पाई थी, कुछ नहीं हो पाई थी। इसलिए बेहतर यही है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन ले जाइए, और ये मैं सही स्टडी काफी अनुभव के साथ में बता रहा हूँ, काफी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको साल भर वही चीज पढ़िए जो आप आखिरी में ले जा सके, वही बेनिफिशियल, वही फ्रूटफुल रहेगा। बाकी आप दुनिया की कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो अगली बात है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक इवोल्यूशन के जो चैप्टर है, आप लगभग जितने चैप्टर्स हैं सबके एनसीईआरटी नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपकी बात आती है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनता है इसमें, दोनों को मिला के, तो आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, इतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है। बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको नोट्स बना के आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, काफी लेंथी हो जाएगा। इन दो चैप्टर्स को आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी काफी लंबा चैप्टर है, इसमें भी मेरी सलाह है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। हाँ, थोड़ा अगर जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, उनके कॉजेटिव एजेंट और उनकी जो ट्रीटमेंट है, कौन सी वैक्सीन चाहिए, ये आप अलग से लिख सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जहां पे भी आप पढ़ रहे होंगे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप इसको भी एनसीईआरटी से पढ़िए, बस थोड़ी चीजें आप अलग से ले सकते हैं। बाकी चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी को भी मैं प्रेफर करूंगा, बेस्ट यही है कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला इन दो चैप्टर्स में। बाकी इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी अच्छा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आप ऑर्गेनिक पॉपुलेशन हो गया, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, आप एनसीईआरटी नोट्स दोनों, मैं फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी नोट्स दोनों इसमें पढ़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी आप गलत करके आएंगे, एनसीईआरटी नोट्स जाएंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये मेरी आपको स्ट्रेटजी थी जो मैंने बायोलॉजी की इस बार अपनाई है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने काफी सोच विचार के, काफी एक्सपीरियंस के साथ बनाई है, जो मैं पिछले साल गलती कर रहा था। मैं यकीन मानिए मेरा हाईएस्ट पिछले साल तक 297 था बायोलॉजी में, इस बार मैं 345 सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने बनाई है। आप इसे कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस मेरा है इतना कि मैंने हर चैप्टर्स को समझो बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है कि किन किन चैप्टर्स को किस किस तरीके से पढ़ा जाए कि आखिरी में पूरा रिवीजन हो जाए। बाकी मेरी आपको बेस्ट ऑफ लक है नीट 2021 के लिए। आपको कोई भी जरूरत हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अगर इस स्ट्रेटजी पे फॉलो करेंगे तो मेरा यकीन है कि मैं 360 में 345 लाया था, आप 360 में 360 भी ला सकते हैं, नो डाउट। तो इसलिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।